करीब 32 साल की एक महिला का कत्ल कर दिया जाता है। जिसने कत्ल किया था उसे ऐसा लग रहा था कि इस महिला के चेहरे से उसकी शिनाख्त हो सकती है, पहचान हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, दूर तक जब ये खबर फैलेगी तो उसके घर तक ये खबर पहुंच सकती है। इसलिए उसने सिर को बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जब उसको अलग कर रहा था तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि आजकल तो फिंगरप्रिंट का जमाना भी है, फिंगरप्रिंट के माध्यम से पता चल सकता है। इसलिए उसे न केवल उसने उसके सिर को धड़ से अलग किया बल्कि उसकी उंगलियां और उसके हाथ के पंजे भी काट दिए और एक बड़ी सी पॉलिथीन के अंदर पैक कर लेता है। वो बस का ड्राइवर होता है, आराम से जा रहा था। जाते जाते उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन्हें फेंकूंगा तो कहीं किसी को मिल जाए, और अगर मिल गए फिर भी तो इसकी जांच पड़ताल हो सकती है, पहचान हो सकती है। तो इसलिए उसने अपनी बस के टायर के नीचे उस पॉलीथीन को रखा जिसमें सिर रखा हुआ था और दोनों हाथ के पंजे रखे हुए थे। जैसे उसने बस चलाई तो एकदम उनका कचूमर बन जाता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अभी नहीं, एक बार और करते हैं। ऐसा करते करते करीब उसने 4 से 5 बार उस सिर और पैर के ऊपर बस को चढ़ाया, जिससे बिल्कुल उनका कचूमर बन चुका था। कई बार ऐसा करते करते वह बिल्कुल पूरी तरीके से कुचल देता है। तब वह पॉलीथीन को नज़दीक में एक रेलवे लाइन होती है वहां जाकर फेंक देता है और यह सोचकर फेंकता है कि शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस महिला का कत्ल होता है वो अपने घर से करीब 1511 किलोमीटर दूर रह रही थी। और यदि इस लाश के बारे में जानकारी पहुंचती तो घर वालों को कैसे पता चलेगा कि यह लाश किसकी है। लेकिन पुलिस को लगभग 9 दिन का समय लगता है और पुलिस असली कातिल तक पहुंच जाती है। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। कत्ल की यह वजह भी हो सकती है क्योंकि ये बिल्कुल अंधा कत्ल था। पुलिस ने जिस खूबसूरती से इस मामले की जांच पड़ताल की है, आप भी इसकी तारीफ करते हुए नहीं चूकोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास गौर और आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के नोएडा की। नोएडा का एक सेक्टर 82 है और वहीं पास में एक बरसाती नाला है। बरसाती नाले में अक्सर पानी भरा रहता है। इसी बीच एक राहगीर वहां से गुजर रहा था। उसे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा था। टॉयलेट करने के लिए वो जब वहां रुकता है और जैसे ही वो वहां रुकता है तो उसने जो देखा, रुके हुए पानी में एक लाश तैर रही थी। देखने के बाद वह घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। फिर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना मिल जाती है और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने यहाँ आकर जांच पड़ताल करना शुरू किया तो लगभग 30 से 45 साल के आसपास की उम्र होगी। जो लाश मिलती है वह बिल्कुल न्यूड अवस्था में थी। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन उसके पैरों में बिछिया पहनी हुई थी। पुलिस ने यहाँ से छोटे पहलू की जांच की और छोटे से छोटे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए। यह तारीख थी 6 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का समय था। आखिरकार पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जितने भी आसपास के इलाके में जो भी थाने थे, आसपास जो भी जनपदों में थाने थे, सभी जगह पर यह सूचना दी जाती है कि एक महिला की लाश मिली है और हाथों की हथेलियां कटी हुई है, सर नहीं है। आखिरकार लाश किसकी है, किसकी नहीं है, पुलिस इसी मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती। जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, जब यह सूचना उन तक पहुंचती है तो उन्होंने अपनी टीम से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सा भी काम हो या ना हो, लेकिन इस मामले की जांच पड़ताल करना बहुत ही जरूरी है। फिर दोस्तों 9 टीमें बनाई जाती है। 9 टीम बनाने के बाद आखिरकार ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि 6 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास जब यह लाश मिली थी तो उसके लगभग 16 से 17 घंटे पहले इस महिला का कत्ल किया गया था। अब पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती का विषय बन चुका था। पुलिस इंतजार कर रही थी कहीं कोई सूचना मिल जाए, कहीं से कोई जानकारी मिल जाए, किसी थाने में यह ऐसी रिपोर्ट लिखी गई हो कि कोई महिला गायब है या फिर लापता है। लेकिन पुलिस के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। इसके बाद जो टीमों की संख्या थी वह बढ़ने लगती है और बढ़ने के साथ साथ टीम के अंदर काम करने वाले पुलिस ऑफिसर की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। इसी बीच में पुलिस ने लगभग 5000 सीसीटीवी कैमरों को अपने रडार पर लिया और 5000 सीसीटीवी कैमरों को इस घटनाक्रम के जो भी इस महिला की लाश मिलने से लगभग 15 से 16 घंटे का जो टाइमिंग था उसके हिसाब से उन्होंने पूरे सीसीटीवी को देखना शुरू कर दिया। इस टाइमिंग के अनुसार पता चलता है कि लगभग 60,000 लोगों की आवाजाही उस समय
हो रही थी उस सड़क से 60,000 जो मोबाइल नंबर थे उन्हें भी ट्रेस करना शुरू कर दिया गया और साथ ही यह भी देखा गया कि यह जो लाश अगर यहाँ पर लाई गई है तो वह किसी न किसी वाहन से लाई गई होगी। इसलिए पुलिस ने लगभग 1100 वाहनों को भी ट्रेस करना शुरू कर दिया। 1100 वाहनों में उन्होंने यह देखना शुरू किया कि इनमें से संदिग्ध वाहन कौन कौन से हैं। तभी 1100 वाहनों में से नंबर आता है तो लगभग 44 वाहन ऐसे थे जो संदिग्ध प्रतीक हो रहे थे और उधर जो 60,000 मोबाइल थे उन 60,000 मोबाइलों में से भी 44 वाहनों वाले भी जो भी व्यक्ति होते हैं उन 44 जगह पर पुलिस जाती है। जाने के बाद एक एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी, जानकारी जुटा रही थी कि तुम वहां क्या करने गए थे और क्यों गए थे, क्या नहीं करने गए थे। जब टीम ने आखिर अपनी अपनी रिपोर्ट देना शुरू किया तो एक बस ऐसी थी जिसका कलर नीला और सफेद था। इसका जो ड्राइवर होता है उसकी बातों में कुछ झोल लग रहा था, कुछ बातें अटपटी कर रहा था। पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है, उससे पूछा जाता है तो वह अपना नाम बताता है, मोनू सोलंकी। मोनू सोलंकी उत्तर प्रदेश के एटा जिले का एक जैतरा कस्बा लगता है। वहां की एक कॉलोनी नेहरू नगर मोहल्ला, वहीं का वह रहने वाला होता है। लेकिन नोएडा में एक गांव है बारोला और बारोला में पत्नी अपनी माँ के साथ और अपनी 2 बेटियों के साथ वह रहा करता था और पिछले 6 महीने से वह राधा स्वामी सत्संग की बस चला रहा था। पुलिस ने जितनी भी जानकारी मांगी उसने एक एक जानकारी पुलिस को बड़े आराम से बता दी। लेकिन अभी पुलिस उसके पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे, इस महिला के बारे में पूछे तो कैसे पूछे, समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही पुलिस की टीम यहाँ से निकल रही थी तभी एक व्यक्ति इशारा करता है। इशारा करने के बाद पुलिस से कहता है कि साहब आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पुलिस वाले रुक जाते हैं। उसकी बात को जब सुना जाता है तो वह कहता है कि एक महिला जिसका नाम प्रीति यादव है, यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर के फासले पर वो रहती है और वो महिला लगभग 4 से 5 दिनों से यहाँ नहीं है। लेकिन उसके जो 2 बच्चे हैं जो कि मोनू के पास रह रहे हैं, पुलिस वाले जैसे ही जा रहे थे वैसे ही वहां से लौटकर वापस आ जाते हैं। उसके बाद उच्च अधिकारियों को यह सूचना देते हैं कि कुछ यहाँ से मोनू सोलंकी के बारे में जानकारी मिल रही है। वो एक बस का ड्राइवर है, उसकी बस भी इस इलाके में देखी गई थी। यहाँ आकर आप कहो तो पूछताछ करे। अब उस व्यक्ति को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। मोनू सोलंकी जब पहले शुरुआत में सही सही जवाब दिए थे, बाद में वह सही जवाब नहीं दे पा रहा था बल्कि ऊटपटांग जवाब दे रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो उसने कहानी बताना शुरू कर दिया। दरअसल वो कहता है कि साहब एक महिला जरूर जिसका नाम प्रीति यादव है, वो उसकी माँ के साथ जिस कंपनी में उसकी माँ जिसकी कंपनी में काम करती है वो भी उसी कंपनी में काम किया करती थी। जब मुझे मालूम होता है कि वो अचानक से लापता हो गई है, गायब हो गई है, तो मैं उनके बच्चों को अपने घर पर लेकर आया हूँ। चाहे तो आप मेरी माँ से पूछ लो, मेरी पत्नी से पूछ लो या फिर आसपास रहने वाले लोगों से भी आप पूछ सकते हो। मैंने उसे अपने स्तर से तमाम ढूंढने की कोशिशें की लेकिन मेरी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और वह मुझे कहीं नहीं मिली। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। इसी बीच पुलिस वालों के पास उस घटना स्थल पर लाश मिली थी। लाश की एक एक फोटो होती है, पूरी फाइल बनाई हुई थी। फाइल बनाने के बाद उन बच्चों को महिला के फोटो दिखाए जाते हैं तो वह व्यक्ति तो वहाँ मना कर देता है। मोनू यादव साफ साफ इनकार कर देता है कि यह प्रीति यादव नहीं हो सकती। लेकिन उनके बच्चे कह देते हैं, दोनों बच्चे एक ही सुर में एक साथ कहते हैं। एक बच्चा 8 साल का होता है, एक बच्चा 5 साल का होता है। जैसे ही फोटो देखते हैं तो कह देते हैं यह हमारी माँ की ही लाश है। यह बात सुनने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो। तो वो कहते हैं कि इन्होंने जो पैरों में बिछिया पहनी हुई है ऐसी बिछिया हमारी माँ ही पहना करती थी। बस इतना था कि पुलिस के लिए अब रास्ते और भी आसान हो जाते हैं। इस व्यक्ति को 14 नवंबर 2025 को हिरासत में ले लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद पुलिस इससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। तब ये कहानी सुनाता है, यह जो कहानी सुनाता है कि पश्चिमी बंगाल की रहने वाली एक महिला जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, जिसे प्रीति खातून के नाम से भी जाना जाता था, जिसे प्रीति यादव के नाम से भी जाना जाता था, जिसे प्रीति देवी के नाम से भी जाना जाता था। जब वह कभी छोटी हुआ करती थी तब किसी व्यक्ति ने उसे खरीद लिया था और खरीदने वाला व्यक्ति उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो उसे अपने साथ रखता है। लेकिन उसकी उम्र ज्यादा थी, साथ ही वह आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, इसलिए प्रीति यादव उसके पास नहीं रहना चाहती थी और इसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं।
महिला उस व्यक्ति के पास रहने में असहज हो रही थी, परेशान हो रही थी। इसलिए उस महिला ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहती हूँ और तुम मेरी जिंदगी में कभी मत आना। साल 2023 की बात है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के नोएडा में आ जाती है और नोएडा में आने के बाद बारोला में रहना शुरू कर देती है। वो बारोला में रहती थी और बारोला में रहने के साथ साथ वो एक जींस फैक्ट्री होती है, वहीं पर काम करने, सिलाई करने जाती थी। और इसी फैक्ट्री में एक महिला आती है, वो उम्रदराज महिला थी। इस महिला की इस लड़की से अच्छी दोस्ती हो जाती है और इन दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना हो जाता है। कभी यह महिला उसके घर जाया करती थी, कभी यह लड़की इसके महिला के घर में आ जाया करती थी। वो महिला और कोई नहीं बल्कि मोनू सिंह की माँ होती है। जब मोनू अपनी माँ को छोड़ने जाया करता था तो उस वक्त ऑटो चलाता था और फिर इसी बीच वो प्रीति को भी छोड़ने जाया करता था। हालांकि वो खुद दोनों शादीशुदा होते हैं। उसकी खुद की 2 बेटियां, एक बेटा होता है, जिसके बावजूद भी प्रीति के नजदीक आ जाता है। दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन जाते हैं। वो मौके की तलाश में रहते थे कि कब यह महिला उसे अकेली मिले, कब यह मोनू यादव उसे अकेला मिले और ये दोनों साथ में वक्त गुजार सके। इसी तरह समय आगे बढ़ता चला जाता है। दोनों के घर का फासला महज 300 से 400 मीटर के आसपास रहता है। इन दोनों की नजदीकियां ज्यादा बढ़ जाती है। महीने दर महीने लगातार गुजरते चले जाते हैं। इसी बीच महिला ने कुछ शर्त रखना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अपनी पत्नी को छोड़ो और मुझे साथ में रखो। वैसे भी तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मैं तुम्हारी माँ के साथ रह लूंगी, एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ेगा और मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बात सुनकर मोनू के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसने कहा कि मेरी जिंदगी के बारे में तुम्हें सब कुछ पता था और तुम्हारी जिंदगी के बारे में मुझे सब कुछ पता था। हम दोनों के बीच में कभी भी कोई शादी जैसी बात तय नहीं हुई थी, लेकिन तुम ऐसी जिद पर क्यों अड़ी हो, ऐसी जिद पर क्यों उतार हो चुकी हो? जब शादी वाली बात ही नहीं थी तो मुझे यहाँ पर शर्त रखकर क्यों मजबूर कर रही हो? तो उसने कहा कि एक काम करो, 4-5 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चले जाऊंगी। लेकिन वो ठहरा बेचारा गरीब आदमी, एक बस का ड्राइवर, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पैसे देने से मना कर दिया। जब प्रीति यादव गुस्से में रहती थी तो वो कह देती थी कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं, इन दोनों बेटियों में धंधा करवाने के बाद सारे रकम वसूल कर लूंगी, क्योंकि 2 साल में तुमने मेरा बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाया है। यह बात जब मोनू सुनता था तो मोनू का खून खोल जाया करता था। मोनू बार बार समझाया करता था कि तुम ये बात मुझसे बिल्कुल भी मत करा करो, लेकिन प्रीति यादव इस बात को माना नहीं करती थी। उसे चिढ़ाने के लिए कुछ ऐसे ही कहा करती थी। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और इसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है। एक दिन इसने तय किया कि अब इस रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। वो तारीख थी 5 नवंबर 2025। उसने कहा कि सेक्टर 49 में लगभग 3:30 के आसपास वह वहां पहुंच जाएगा और वह प्रीति यादव को भी वहीं पर बुला लेता है। वो अपनी बस को लेकर जिसका रंग नीला और सफेद है, बस एयर कंडीशनर बस होती है, उस बस में वह उसका इंतजार कर रहा था। प्रीति भी वहां आ जाती है। जैसे ही सीधे वो सेक्टर 100 पहुंचते हैं। सेक्टर 100 जाने के बाद उसने उससे पूछा कि तुम क्या खाओगी? वो कहती है कि मैं मैगी खाऊंगी। वो खुद को पराठे की जरूरत थी और उसके लिए वो मैगी मंगवा लेता है और पराठे और मैगी का जैसे इंतजाम किया जाता है। इसके बाद वो सेक्टर 98 पहुंच जाते हैं। 98 जाने के बाद एक जगह पर बस को खड़ा कर दिया जाता है और बस खड़ी करने के बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास, रात के समय का ये वक्त हो रहा था, तो मोनू खुद पराठे खाने लगता है और उसके हाथ में मैगी दे देता है कि तुम आराम से मैगी खाओ। और लेकिन वह वही जिद और वही शर्त पकड़कर बैठी थी, मुझसे या तो शादी करो या कुछ 4-5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, या फिर मैं तुम्हारी बेटियों से धंधा करवाऊंगी जिससे मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद मोनू को गुस्सा आता है। वह एक धारदार हथियार से उस महिला के ऊपर वार करता है। बस एयर कंडीशनर थी, सारे शीशे वगैरह लॉक थे, खिड़कियां बंद थी, बाहर तक उनकी आवाजें नहीं जा रही थी और अंदर ही वह उस महिला का कत्ल कर देता है। मौका देखते ही उसने प्रीति यादव के गले को काट डाला। उसको तब तक मारता रहा जब तक कि वह मर नहीं जाती। इसके बाद फिर उसे लगता है कि ऐसा ना हो कि इसकी पहचान हो जाए, तो सिर को बिल्कुल धड़ से अलग कर देता है। साथ ही उसके हाथों की हथेलियां भी काट देता है ताकि फिंगरप्रिंट के जरिए इसकी जान पहचान नहीं हो सके। ये सब कुछ करने के बाद वो सेक्टर 82 में जाता है और बरसाती नाले में बाकी हिस्से को बिना कपड़े के वह फेंक देता है। कई बार उसने हाथ और पैरों को, उसके सर को गाड़ी के टायर से कुचलने के बाद
उनको बिल्कुल पूरी तरह से बेकार कर देता है ताकि इसकी शिनाख्त ना हो सके, पहचान ना हो सके, और उसे एक पॉलिथीन में डालने के बाद रेलवे लाइन में फेंक देता है। अब अपनी बस को लेकर अपने घर पर आता है और रात में ही उस बस को लगभग 3 बार अच्छे से धोता है, उसे साफ करता है। तभी याद आता है उसे कि बच्चे भूखे होंगे, परेशान होंगे। तभी उन बच्चों को, दोनों बालकों को वो अपने घर पर लेकर आता है और अपनी माँ और अपनी पत्नी से कहता है कि इसकी माँ अचानक से कहीं गायब हो गई है, इसका न तो कॉल लग रहा है, न ही इसका कहीं पता चल रहा है। तुम इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना। अब उसे लग रहा था वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की पूरी ईमानदारी और पुख्ता जांच पड़ताल की तो 14 नवंबर 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। और जब खुलासा पुलिस द्वारा होता है तो लोगों को इस घटनाक्रम पर यकीन नहीं हो रहा था। फिलहाल उन दोनों बच्चों का क्या होगा, उनकी परवरिश कैसे होगी, यह भी एक सवाल है। साथ ही जो मोनू सिंह है, उसकी जो 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उनकी परवरिश कैसे होगी, उनकी जिंदगी आगे कैसे कटेगी, इस पर भी सवाल है। क्योंकि मोनू सिंह तो अब आगे सलाखों के पीछे ही रहेगा, उसकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे ही गुजरने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। बस आप लोगों को सतर्क और सावधान करना है ताकि भविष्य में कभी आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित ना हो। मैं मिलूंगा आपसे किसी ऐसी ही सच्ची घटना के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग जहां भी हो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।